धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। दोस्तों स्कैम 1992 वेब सीरीज आप सबने देखा होगा कि उसमें यह दिखाया गया था कि कैसे हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का स्कैम करके पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। दोस्तों उसी दौर में एक ऐसा भी इंसान था जिसने हर्षद मेहता से 6 गुना बड़ा स्कैम किया था। हाँ दोस्तों, हम बात करें अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। कैसे उसने 30,000 करोड़ तक का स्टाम्प पेपर का घोटाला किया था। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से कि कैसे एक फल बेचने वाला इंसान जो कि इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाले का अंजाम दिया था। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और ये जानते हैं कि कौन था ये अब्दुल करीम तेलगी जिसने कि इतने बड़े घोटाले का अंजाम दिया था। हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन से चेंज, बिजनेस इज सेम। Politicians are the backbone of the business. दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी जिसका जन्म कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। साल 1961 में इसके जन्म लेने के लगभग 7 सालों के बाद इसके पिता का डेथ हो जाता है और उस समय तक इसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी होती है क्योंकि उसके पिता रेलवे में जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ होती है उसके बाद इसका फाइनेंशियल सिस्टम इसके परिवार का मानो चरमरा सा जाता है क्योंकि इसके घर में उसके पिता को छोड़ के उस टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इनकम का स्रोत हो। इसी कारण से अब्दुल करीम तेलगी को रेलवे स्टेशन पे जाके फल और सब्जी बेचना पड़ता है। और दोस्तों इसी क्रम में अब्दुल करीम तेलगी अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखता है। इस समय तक अब्दुल करीम तेलगी के मानव जीवन में सिर्फ कमाना और पढ़ाई करना था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उनके दिमाग में फर्जी का आइडिया आता चला गया। दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद जब वो गोडके कॉलेज ऑफ कॉमर्स से जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी जॉब के लिए जगह जगह पर अप्लाई किया। और दोस्तों वो ठीक ठाक पढ़ने में इंटेलिजेंट होने के कारण उनको कुछ जगह पे नौकरी तो मिल गई, लेकिन दोस्तों वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी का उस समय पे उसके दिमाग में ये चल रहा था कि पैसे को शॉर्टकट ढंग से कमाना है और इतना कमाना है जैसे कि उसकी लाइफ आराम से कट सके। इस कारण से अब्दुल करीम तेलगी ने जॉब को छोड़कर और वो पहले मुंबई गए। दोस्तों मुंबई में उसने एलेक्स इंडिया में जॉब ज्वाइन किया, लेकिन दोस्तों वहां भी वो सरवाइव नहीं कर सके क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट था उसको वो जॉब से मिल नहीं रही थी। इसी कंडीशन को देखते हुए अब्दुल करीम तेलगी ने यह डिसाइड किया कि वो गल्फ कंट्री जाएंगे, यानी सऊदी अरबिया के बारे में उन्होंने सोचा। और दोस्तों सऊदी अरब वो चले गए और सऊदी अरब जाने के बाद उन्होंने वहां पे लगभग 7 साल के लिए जॉब किया। और दोस्तों इस दौरान उन्होंने अच्छे खासे पैसे इनकम कर लिए थे। दोस्तों इतना उन्होंने कमा लिया था कि उसकी जिंदगी आराम से कट सकती थी। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के मन में ये था कि उसको ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी और वो भी बड़े ही आराम से। दोस्तों इसके लिए उसको दिमाग में ये आइडिया आया कि इससे उसका काम नहीं बनने वाला, इसलिए उसने सऊदी अरब में वो जॉब छोड़ के दोबारा वापस इंडिया आ गए। और यही से स्टार्ट होता है उनकी फर्जीवाड़े का धंधा। दोस्तों इंडिया आने के बाद उस समय पे पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लोगों को समस्या आने के कारण गल्फ कंट्री में जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। इसी सब को देखते हुए अब्दुल करीम तेलगी ने अपना एक खुद का एक ट्रेवल एजेंसी बनाया जिसका नाम उन्होंने अरबियन मेट्रो ट्रेवल एजेंसी रखा। इसमें उसने फर्जीवाड़े ढंग से लोगों के पासपोर्ट, वीजा, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट अप्रूवल करने लग गए। और दोस्तों इस काम को इतनी सफाई से करा कि गवर्नमेंट को मानो भनक तक नहीं लगी। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही उसने पासपोर्ट का काम बढ़ाना शुरू किया वैसे में कुछ लोगों ने जाके उसकी शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में साल 1991 में पुलिस के हाथों छापा मारा जाता है और अब्दुल करीम तेलगी को जेल हो जाता है। दोस्तों वैसे तो जेल हो जाने के बाद लोग मानो तो लोगों की लाइफ नर्क हो जाती है, लेकिन दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी के साथ उल्टा होता है। और जैसे ही वो जेल पहुंचते मानो कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी क्योंकि जब वो जेल गए तो वहां पे उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो कि पहले से ही शेयर मार्केट के घोटाले के मामले में अंदर था। हम बात करें रतन सोनी की, और रतन सोनी वो इंसान था जिसने अब्दुल करीम तेलगी को स्टाम्प पेपर घोटाले का आइडिया दिया था। हाँ दोस्तों यही वो इंसान था जिसने अब्दुल करीम तेलगी के लाइफ को यहाँ से पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। जब 1992 में अब्दुल करीम तेलगी और रतन सोनी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्टाम्प पेपर घोटाले को अंजाम देना है। लेकिन दोस्तों उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्टाम्प पेपर घोटाले को करने के लिए उसको सबसे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए था क्योंकि फर्जीवाड़े ढंग से काम करने से पहले उसको लीगल अप्रूवल चाहिए था। और इसी क्रम में उसकी मुलाकात होती है एक पॉलिटिशियन अनिल गोटी से जिसने की अब्दुल करीम तेलगी को स्टाम्प पेपर की छपाई करने की अप्रूवल दिलवा देते हैं। इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने उसको यह पता चला कि नासिक में एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन पड़ी हुई है
दोस्तों वहां जाके उसने अपने कुछ लोगों से बातचीत मिला के और नीलामी में वो प्रिंटिंग मशीन को खरीद लेते हैं और इसके बाद यहीं से स्टार्ट करते हैं वो फर्जीवाड़े में छपाई की काम। दोस्तों और अब्दुल करीम तेलगी ने स्टाम्प पेपर का घोटाले का काम शुरू कर दिया और उसने बहुत ही फर्जीवाड़े ढंग से स्टाम्प पेपर को छापना शुरू कर दिया। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि स्टाम्प पेपर क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होता वो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टाम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, चाहे वो जमीनी दस्तावेज से लेके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर लैंडलॉर्ड के साथ या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल आपको लेनी हो, तो उसके साथ एक स्टाम्प पेपर की जरूरत होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होता है। उसी के हिसाब उसी के बाद आपके डॉक्यूमेंट को लीगल समझा जाता है। अब्दुल करीम तेलगी ने स्टाम्प पेपर का घोटाले का काम तो शुरू कर दिया और उसने बहुत सारे स्टाम्प पेपर का छपाई भी कर ली, लेकिन दोस्तों उसके सामने में एक समस्या ये थी कि छपाई करने के बाद उसको सेल कैसे किया जाए। इसके बाद उन्होंने एक फर्जीवाड़े ढंग का एक और आइडिया उनके मन में आया। उसने 350 से ज्यादा MBA स्टूडेंट को हायर और उसने उसको जगह जगह पे जाके बेचने के लिए उसको ये काम दे दिए और ये सारे MBA स्टूडेंट देश के अलग अलग हिस्से में जाकर उस स्टाम्प पेपर को बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों उस समय इस स्टाम्प पेपर को और ओरिजिनल स्टाम्प पेपर को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसने इस ढंग से छपाई करी थी कि गवर्नमेंट से लेके बड़े बड़े अधिकारी तक ये नहीं पकड़ पा रहे थे कि इसकी छपाई वास्तव में नकली है या फिर असली है, क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी ना सिर्फ डुप्लीकेट स्टाम्प पेपर की छपाई कर रहे थे, साथ में वो ओरिजिनल स्टाम्प पेपर की भी छपाई कर रहे थे और दोनों को मिक्स करके और इंडिया के लगभग 25 स्टेट में 70 से ज्यादा सिटी में सप्लाई किया। और दोस्तों इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं इतने बड़े रेंज में उनकी सप्लाई चेन होने के कारण अब्दुल करीम तेलगी ने मानो 10 साल के अंदर यानी 1992 से लेके और 2000 तक के बीच में उसने लगभग 30,000 करोड़ से ऊपर तक का स्कैम किया। दोस्तों वैसे एक नंबर के हिसाब से ये बताया जाता है कि उसकी घोटाला लगभग 30,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ तक के बीच में हुआ था, लेकिन सरकारी आंकड़े के अनुसार हमें यह दिखाया जाता है कि उसकी घोटाला लगभग 30,000 करोड़ के आसपास थी। दोस्तों वो सबसे ज्यादा नजर में तब आया जब वो 90s के दशक में मुंबई के एक बार में जाके उन्होंने एक लड़की पे लगभग एक बार में 90 लाख रुपए को ऐसे ही उड़ा दिया। दोस्तों आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस 90s के दशक में लगभग लोगों के पास पैसे की कमी होती थी, उस 90s के दशक में ये एक दिन में जाके 90 लाख रुपए सिर्फ बाढ़ में खर्चा कर रहे थे। अब्दुल करीम तेलगी के बारे में एक बात और भी कहा जाता है कि वो इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए उसने पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक को खरीद लिया था। दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा धंधा चलाने के लिए और सबको टाइम टाइम पे पैसे खिलाना होता है। दोस्तों यही फंडा था अब्दुल करीम तेलगी के साथ। उसके बारे में तो यहाँ तक ये भी बात सामने आती है कि वो लोगों को रिश्वत नहीं देते थे, उसको मंथली सैलरी देते थे। दोस्तों बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक को वो इतने पैसे खिलाते थे कि मानो कि सबका मुंह का बोलती बंद हो जाता था। उसके फर्जीवाड़े का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जिस लोगों के साथ उसकी कनेक्टिविटी थी उसमें कुछ पुलिस वाले भी थे और एक पुलिस वाले के जब घर पे छापा मारा गया तो दोस्तों जब वो उस पुलिस वाले की मंथली सैलरी लगभग 9,000 के आसपास, उसके घर पर लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति दर्ज किया गया। दोस्तों आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं ये 9,000 कमाने वाला इंसान को अब्दुल करीम तेलगी जैसे महापुरुष ने उसको 100 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति देके उसको अमीर बना सकता था, तो उसके खुद के पास कितनी संपत्ति होगी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी ने स्टाम्प पेपर के माध्यम से कितना बड़ा स्कैम किया था, जिसने कि पूरे जुडिशियल सिस्टम से लेके हमारे गवर्नमेंट एजेंसी तक को हिला के रख दिया था। और दोस्तों ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम था। दोस्तों इसी क्रम में साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक जानकारी मिलती है, बेंगलोर से एक ट्रक होके जा रहा है जिसमें कि फर्जी स्टाम्प पेपर को भेजा जा रहा है। दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ट्रक को पकड़ लेती है और उसमें छापा मारने के बाद उसको इंफॉर्मेशन मिली थी उससे कहीं ज्यादा स्टाम्प पेपर उस ट्रक में भरा हुआ था। दोस्तों इसके बाद जांच पड़ताल में ये पता चलता है फर्जीवाड़े स्टाम्प में अब्दुल करीम तेलगी का हाथ है। इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी को पकड़ लिया जाता है और उससे लगातार पूछताछ किया जाता है। शुरुआत में अब्दुल करीम तेलगी बहुत सारे बहाना बनाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सच्चाई पे आने लगता है और इसी क्रम में उसका एक नार्को टेस्ट भी करवाया जाता है जिसमें कि ये खुल के आता है कि वो सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों के नहीं, उसमें कुछ ऐसे नाम भी थे जो कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसमें काफी ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन भी थे जो कि मानो उस समय पे बिकने का काम किया था और उसने काफी ज्यादा पैसे लिए थे अब्दुल करीम तेलगी से और कहीं न कहीं इतने बड़े स्कैम में उन पॉलिटिशियन का भी हाथ। और उसके बाद साल 2007 में कोर्ट के द्वारा अब्दुल करीम तेलगी को लगभग 30 साल की सजा सुनाई जाती है और उसके साथियों को लगभग 6 साल की सजा सुनाई जाती है।
है। और दोस्तों यही नहीं, कोर्ट ने उसके ऊपर आज तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्माना भी लगाती है, लगभग 202 करोड़ का। उसके बाद अब्दुल करीम तेलगी को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन साल 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की मल्टीपल ऑर्गन के कारण उनका डेथ हो जाता है। दोस्तों ये था अब्दुल करीम तेलगी के बारे में पूरा डिटेल्स, कैसे उस महापुरुष ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख दिया था और इंडिया में इतना बड़ा फाइनेंशियल घोटाला करने वाला ये इंसान की जर्नी शुरुआत में इंस्पिरेशनल थी, लेकिन बाद में ये इतना फर्जीवाड़ा बन गया कि आज भी लोग इसके बारे में सुनने के बाद यही बोलते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, कि ये कोई फल और सब्जी बेचने वाला इंसान कैसे इतने बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दे दिया। दोस्तों ये था अब्दुल करीम तेलगी। आज के लिए इतना ही काफी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।